तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तालिबान की अगली चाल का बहुत बड़ा खुलासा। भारत से जुड़ी गैस पाइपलाइन पर नियंत्रण चाहता है हक्कानी का गुट। जी हां दोस्तों, बताएंगे तापी पाइपलाइन को लेकर जो खबर आई थी उसके बाद दोस्तों तालिबान की चाल का बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे पहले आपको एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर खबर बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे जहां 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान और चाइना से छीन लेते अपनी जमीन। बताएंगे दोस्तों किसने ये बड़ा बयान दिया और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में समुद्र तट पर हाई अलर्ट, कराची से लेकर ग्वादर तक अरब सागर में जाने को मना। बताएंगे दोस्तों आखिर ऐसा क्या होने वाला और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त को लेकर सबसे बड़ी जानकारी, साथ ही साथ पेंशन को लेकर भी खबर। तो सारी जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय सेना और भारत के विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि भारत का वाकई में पूरे विश्व में नाम हो चुका है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां तालिबान की अगली चाल का बड़ा खुलासा। भारत से जुड़ी गैस पाइपलाइन पर नियंत्रण चाहता है हक्कानी गुट। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा नियुक्त आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी कई आर्थिक परियोजनाओं को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। मुख्य रूप से वो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन यानी तापी गैस पाइपलाइन के अफगान खंड के निर्माण पर नियंत्रण करने की मांग कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सन 1988 की तालिबान प्रतिबंधित समिति की विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 14वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक राज्य तंत्र और प्रांतीय प्रशासन में पदों के वितरण को लेकर तालिबान अधिकारियों के बीच कलह चल रही है। यहाँ कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और कार्यवाहक प्रथम उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर के बीच मसलों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बता दें कि 1814 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से निकलती है और भारत पहुंचने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजरती है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत ने पाइपलाइन के विकास के लिए दिसंबर 2010 में एक अंतर सरकारी समझौते यानी आईजी और गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों अगर ऐसे में पदों के वितरण की निर्धारिता पहले नहीं कर ली गई तो फिर एक बार बहुत बड़ा रुकावट हो सकता है इस तापी पाइपलाइन गैस के वितरण में दोस्तों, और फिर कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट पर बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले आपको हमने बताया, साथ ही साथ बता दें बड़ी खबर, जहां 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान चाइना से छीन लेते अपनी जमीन। बता दें केसरगंज से भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने रविवार को कहा कि यदि 1971 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे होते तो पाकिस्तान द्वारा 1947 में और चाइना द्वारा 1962 में हड़पी गई भूमि मुक्त करा ली गई होती। ब्रजभूषण सिंह केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर भालपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि दोस्तों उन्होंने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कोई बात नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि 1947 में जब कांग्रेस ही सत्ता में थी तब इस देश का बंटवारा हुआ जिसका घाव अभी तक भरा नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करके 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली गई। वर्ष 1962 में जब कांग्रेस सत्ता में थी चीन ने हम पर हमला किया और 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली। ब्रजभूषण ने कहा कि 1971 में एक अप्रत्याशित घटना में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा बंधक बना लिया गया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुराना हिसाब निपटाए बगैर उन्हें छोड़ दिया। यदि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो कब्जा की गई जमीन मुक्त करा ली गई होती। उन्होंने 1975 में देश में आपातकाल लगाने को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया और ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1984 में सिख विरोधी दंगों में सिखों का नरसंहार कराया। बहरहाल दोस्तों, क्या ब्रजभूषण के बात का आप समर्थन करेंगे जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि 1971 में अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान चाइना से अपनी जमीन कब का छीन लिया होता? देखते हैं इस पर भारत की जनता की क्या राय है। ऐसे में दोस्तों इस राय को जानने के लिए आप अधिक से अधिक जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में समुद्र तट हाई अलर्ट पर क्यों कराची से लेकर ग्वादर तक अरब सागर में जाने की मनाही। जी हां, पाकिस्तान ने लोगों को अरब सागर से दूर रहने की चेतावनी दी है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि लोग समुद्र तटों से दूर रहें और खुद को आपात परिस्थितियों के लिए तैयार रखें। कराची के कमिश्नर ने तो बाकायदा आदेश जारी करके समुद्र तटों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध तक लगा दिया है। आदेश में लिखा गया है कि लोगों को पाकिस्तानी समुद्री सीमा के भीतर मछली पकड़ने, नौकायन, तैराकी और समुद्र में स्नान करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यहाँ तक कि मछुआरों को भी
समुद्र में जाने तक की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी नौसेना और तटरक्षक बल कराची से लेकर ग्वादर तक गश्त कर रही हैं। इसका सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान में अरब सागर के किनारे बसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में इतनी बंदिशें चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण लगी है। बिपरजॉय तूफान अभी कराची से दक्षिण में 760 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन समय के साथ ये तेज गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। इस कारण पाकिस्तान की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को लोगों से तटरेखा से दूर रहने का आग्रह किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में बारिश को लेकर बड़ी आफत, जहां 28 लोगों की अब तक मौत बिपरजॉय चक्रवात का इसीलिए अलर्ट किया गया है जारी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। जी हां, ईरानी खामेनेई की धमकी से अमेरिका क्यों हुआ खुश, बता दें। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ परमाणु समझौते में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि उन्होंने शर्त रखी है कि इससे ईरान के परमाणु उद्योग के बुनियादी ढांचों को छुआ नहीं जाना चाहिए। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान अपने धार्मिक मान्यताओं के कारण परमाणु हथियार नहीं चाहता है, नहीं तो उसे परमाणु हथियारों को बनाने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। खामेनेई के इस बयान से सबसे ज्यादा राहत अमेरिका और इजराइल को पहुंची है। इसके बावजूद दोनों ही देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शक भरी निगाह से देख रहे हैं। खामेनेई ने रविवार को कहा कि 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच पश्चिमी देशों के साथ एक समझौता संभव है। हालांकि इससे ईरान का परमाणु ढांचा बरकरार रहना चाहिए। पश्चिमी की 6 प्रमुख शक्तियों के साथ परमाणु समझौते को बचाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता सितंबर से रुकी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, जहां बिलावल भुट्टो ने रख दिया इमरान खान की दुखती नस पर पैर, अब सेना उनका समर्थन नहीं कर रही है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में मची सियासी उथल पुथल किसी से छिपी नहीं है। पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच देश के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन पर तंज कसा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान राजनीति में सेना के दखल के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो केवल इसलिए परेशान है क्योंकि अब सेना उनका समर्थन नहीं कर रही है। बिलावल भुट्टो पीपीपी अध्यक्ष, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान की पाकिस्तानी सेना के साथ समस्या पिछले साल अप्रैल में शुरू हुई, जब उसने घोषणा की है कि वो राजनीति में शामिल नहीं होगी और पक्ष नहीं लेगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सेना के साथ खान का मुद्दा ये नहीं है कि वे राजनीति में शामिल है। सेना के साथ उनकी समस्या ये है कि वे उनका समर्थन करने के लिए शामिल नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में सेना की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हमारा आधे से ज्यादा इतिहास सैन्य शासन से भरा हुआ है। मेरी पार्टी पीपीपी ने पाकिस्तान के इतिहास में हर एक तानाशाही को चुनौती दी है। बता दें दोस्तों बड़ी खबर आपको, जहां पर अमेरिका में मोदी जी की थाली की दीवानगी, तो देखिए कौन कौन से पकवान हुए इसमें शामिल, आपको बता दें। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने मोदी थाली को लॉन्च कर दिया और इस थाली को न्यू जर्सी के एडिसन के एक रेस्टोरेंट में पेश किया गया है। इस थाली को भारतीय अमेरिकी समुदाय में खूब पसंद किया जा रहा है। इस थाली को लॉन्च करने वाले श्रीपद कुलकर्णी ने कहा कि उन्होंने भारतीय समुदाय के डिमांड पर इस थाली को लॉन्च किया है। इसमें खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, ढोकला, छाछ, पापड़ जैसे आइटम शामिल है। लोगों ने बताया कि मोदी जी की थाली भारतीय समुदाय में खूब प्रसिद्ध है, बड़ी संख्या में लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थाली के नाम से थाली ही निकाल दी गई दोस्तों, और उसमें जितनी भी चीजें मोदी जी को पसंद है वो चीज रखी गई है ताकि हर कोई उसका स्वाद ले सके, हर कोई उसको एक्सप्लोर कर सके और पता चल सके कि मोदी जी वास्तव में क्या क्या चीजें खाते हैं। बहरहाल दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि मोदी जी को इन सारी चीजों में सबसे बेस्ट क्या लगता है तो आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और खबर बता दें, जहां पाकिस्तान पहुंचा रूसी कच्चे तेल से भरा पहला जहाज। भारत के दुश्मन के साथ पुतिन की दोस्ती, तो देखिए आपको बता दें पाकिस्तान को रशिया से कच्चे तेल की सीधी आपूर्ति शुरू हो गई है। कल पहली बार एक रूसी तेल टैंकर 45,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर कराची पहुंचा है। ये कच्चा तेल पाकिस्तानी रिफाइनरियों को परीक्षण के लिए दिया गया है। अगर पाकिस्तान को तेल की गुणवत्ता संतोषजनक लगी तो भविष्य में रशिया से और ज्यादा तेल टैंकर पाकिस्तान भेजे जाएंगे। इससे चंद दिनों पहले ही एक रूसी कार्गो शिप पहली बार सीधा पाकिस्तान पहुंचा था। रशिया ने अभी तक भारत से दोस्ती के खातिर पाकिस्तान से दूरी बना रखी थी, लेकिन हाल के वैश्विक घटनाक्रम ने पूरे भू राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि क्या भारत को धोखा दे रहा है रशिया। तो आपको बता दें रशिया का शुरू से ही कहना है कि चाइना या पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती की तुलना भारत के संबंधों से नहीं की जा सकती है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी कह चुके हैं कि भारत के साथ रशिया का ऐतिहासिक संबंध है जो किसी दूसरे देश के रिश्तों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। भारत भी समझता है कि रशिया को इस वक्त व्यापारिक साझेदार की आवश्यकता है ताकि वो प्रतिबंधों के असर को कम कर सके। रशिया ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती जरूर की है, लेकिन ये
ये इतनी मजबूत नहीं है कि उसकी तुलना भारत के साथ की जा सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जवाब मिल गया होगा। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि भारत और रशिया जैसी दोस्ती पूरे विश्व में किसी की नहीं होगी तो कमेंट में भारत और रशिया की दोस्ती में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है दोस्तों, दो बातें जरूर कहिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चाइना को नाटो की खुफिया जानकारी दे रहे पूर्व जर्मन पायलट, यूरोप से लेकर अमेरिका तक मच गया सुनते ही हड़कंप। जी हां, जर्मनी के रिटायर्ड पायलट इन दिनों चीनी वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दौरान इन जर्मन पायलटों ने पैसों के बदले चाइना को नाटो की कई गुप्त जानकारियां भी साझा की है। इस खुलासे के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा हुआ है। चीन और रूसिया नाटो को अमेरिका के बाद सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखते हैं। इस कारण चीन हर हाल में नाटो से संबंधित खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने में जुटा हुआ है। जर्मनी ने अतीत में आधिकारिक तौर पर चाइना के साथ कई सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस दौरान सेनाओं के लिए तकनीकी और सामरिक अनुभवों को बांटना आम बात है, लेकिन यूरोप को लेकर चाइना की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है और यही कारण है कि जर्मनी सहित कई यूरोपीय और नाटो देशों ने चाइना से दूरी बनाई हुई है। जी हाँ, इस खुलासे से चंद दिनों पहले ही अमेरिका के कहने पर जर्मनी ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बढ़ती सैन्य शक्ति वाले देश चीन के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को पुनः मूल्यांकन शुरू किया है। जर्मनी की संसदीय रक्षा समिति के सदस्य और सांसद मार्कस फेबर ने कहा कि रक्षा मंत्रालय को इस प्रथा को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां वाराणसी का घाट, जयशंकर जी ने G20 प्रतिनिधियों के साथ देखी गंगा जी की आरती। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी रविवार को वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाया। शाम को G20 प्रतिनिधियों के साथ जयशंकर जी गंगा आरती में शामिल हुए। जी हां दोस्तों, यूपी के वाराणसी में दलित बूथ अध्यक्ष के आवास पर जयशंकर जी ने नाश्ता किया। बता दें, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भाजपा की दलित बूथ अध्यक्ष सुजाता कुमारी के आवास पर नाश्ता किया। जयशंकर जी ने सुजाता द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट घर के बने नाश्ते का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि नाश्ता स्वादिष्ट था। आज से हम वाराणसी में G20 कार्यक्रम कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, अनाज, उर्वरक और बाजरा पर चर्चाएं होंगी। वीडियो में जयशंकर जी को फर्श पर बैठे अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ता के सम्मान में तरह तरह के पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाए गए हैं। दोस्तों, जयशंकर जी 11 से 13 जून को होने वाले 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए शनिवार को वाराणसी पहुंच चुके थे। बहरहाल बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां यह देश मॉस्को में बंद करेगा अपना दूतावास। फैसले से भड़का रशिया, दे डाली कड़ी चेतावनी। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस जंग में यूक्रेन को यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है। यह देश रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद से ही यूक्रेन को समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आयरलैंड ने भी मॉस्को में अपना दूतावास बंद करने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस फैसले से रशिया भड़क गया है। रशिया ने आइसलैंड को चेतावनी तक दे डाली है। रशिया ने शनिवार को कहा कि जब आइसलैंड मॉस्को में अपने दूतावास के संचालन को निलंबित करने वाला पहला देश बन जाएगा, तब हम इसको जवाब देंगे। रूसी विरोधी कार्यों का हमारे द्वारा जरूर जवाब दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि आइसलैंड दोनों देशों के बीच संबंध खराब कर रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि उसके इस कदम से हम आने वाले समय के लिए सतर्क हो जाएंगे। हम भविष्य में आइसलैंड के साथ संबंध स्थापित करते समय उसके इस निर्णय को ध्यान में रखेंगे। गौरतलब है कि आइसलैंड ने शुक्रवार को कहा था कि वो 1 अगस्त से मॉस्को में अपने दूतावास में काम बंद कर देगा। साथ ही उसने रूस के रेकजाविक में अपने संचालन को सीमित करने के लिए कहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दे, जहां मैं पाकिस्तान के लिए खतरनाक था इसलिए जनरल बाजवा ने मुझे हटा दिया। इमरान खान का पूर्व जनरल पर बहुत बड़ा आरोप। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को लेकर कई खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे उसी समय से ही उन्हें हटाने की कोशिशें शुरू हो गई थी। इमरान की माने तो पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक ताकतों ने अमेरिका को उनके दुश्मन के तौर पर बताना शुरू कर दिया था। इमरान खान ने ये बातें न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में कही हैं। इमरान खान 9 मई को हुई हिंसा के बाद से ही सेना के निशाने पर आ गए हैं। उस समय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद से ही समर्थकों ने देश भर में प्रदर्शन किए थे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मूडीज ने जारी की ऐसी रिपोर्ट, सरकार की बढ़ गई टेंशन, किस दर से होगी भारत की ग्रोथ। बता दें, रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 की 1 जून में समाप्त होने वाली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से बढ़कर 6.3% की दर से बढ़ेगी। इसके साथ ही मूडीज ने सरकार को राजस्व उम्मीद से कम रहने की वजह से राजकोषीय मोर्चे पर फिसलन की भी आशंका जताई है। मूडीज का वृद्धि दर का अनुमान 2023-24 की पहली तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 8% के अनुमान से काफी कम है। फैंग ने कहा है कि हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर लगभग 6 से 6.3% होगी, जो वित्त वर्ष
2022-23 की अंतिम तिमाही में दर्ज 6.1% की वृद्धि के आसपास ही है। फेंग ने कहा कि मुद्रास्फीति के नीचे आने की वजह से हमें उम्मीद है कि परिवारों की मांग सुधरेगी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां जापानी राजदूत ने वड़ा पाव खाते शेयर किया वीडियो जिसमें कहा कि मैं अपनी पत्नी से हार गया, तो पीएम मोदी जी ने कहा आप बुरा नहीं मान सकते, ये एक ऐसा खेल है जिसमें हारने के बाद भी आप बुरा चाहकर भी नहीं मान सकते। जी हाँ, जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने अपने पत्नी के साथ महाराष्ट्र के पुणे में वड़ा पाव खाते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में उन दोनों ने आपस में वड़ा पाव खाने को लेकर कंपटीशन करते हुए दिखाई दिए। हिरोशी सुजुकी के वीडियो शेयर करने के बाद पीएम मोदी ने इस वीडियो का जवाब दिया और कहा कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसे आप हारने पर बुरा नहीं मान सकते। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वड़ा पाव कंपटीशन में मेरी पत्नी ने मुझे हरा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हिरोशी सुजुकी और उनकी पत्नी वड़ा पाव खा रहे हैं और वो दोनों अलग अलग जगहों पर वड़ा पाव खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां चीन की सेना ने वुहान लैब में बनवाया कोरोना जैविक हथियार से हो रहा था क्या तैयार, अब तक की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के शुरुआत का 5वां साल चल रहा है, अब जाकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसका दावा है कि कोरोना वायरस न सिर्फ चाइना के वुहान लैब में बनाया गया बल्कि उसे चीन की सेना के लिए ही बनाया जा रहा था। गौरतलब है कि इस तरह की आशंकाएं शुरुआत से ही जाहिर की जाती रही हैं। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जब कोविड महामारी फैली तो चीन के वुहान लैब के वैज्ञानिक वहां की सेना के साथ मिलकर विश्व के सबसे घातक कोरोना वायरसों को मिलाकर एक नया म्यूटेंट वायरस बना रहे थे। ये कोविड महामारी की उत्पत्ति को लेकर अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा है। दी संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जांचकर्ताओं को विश्वास है कि चाइना के वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही खतरनाक प्रयोगों में लगे हुए थे। ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हो गया और कोविड महामारी फैलने लगी। दोस्तों ये रिपोर्ट सैकड़ों दस्तावेजों पर आधारित है। इसमें पहले के गोपनीय रिपोर्ट, इंटरनल मेमो, वैज्ञानिक शोध पत्र और ईमेल पत्राचार शामिल है। दोस्तों ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में चाइना से ही ये वायरस की उत्पत्ति हुई थी? चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ओडिशा रेल हादसा बहुत बड़ा षड्यंत्र। 2070 पूर्व नौकरशाहों, जजों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसको लेकर लिखी चिट्ठी। जी हाँ, ओडिशा में 2 जून को हुए ट्रेन हादसे को लेकर देश भर के 270 पूर्व नौकरशाहों, जजों और सेना के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर हादसे में षड्यंत्र की आशंका जताई है। पत्र में 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में भी रेलवे ट्रैक पर देश विरोधी ताकतों की छेड़छाड़ से हुए हादसों का हवाला दिया गया है। पत्र में इन सभी लोगों ने रेलवे ट्रैक के पास अवैध अतिक्रमण सहित रेलवे ट्रैक के किनारे अवैध कब्जा करने वालों को हटाने की मांग की है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व डीजीपी एसपी वैद्या ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में सैबोटेज से लेकर हर पहलू पर जांच करने की सलाह दी है। जानबूझकर की गई तोड़फोड़ से हो सकता है ये बहुत बड़ा हादसा, पत्र में लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखने वाले अधिकतर आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए फोर्सेस के प्रॉपर डिप्लॉयमेंट की वकालत की है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि सीबीआई की जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पत्र में कहा गया है कि हादसे का कारण जानबूझकर की गई तोड़फोड़ और टेरर भी हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको भी इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है या बिल्कुल नहीं? बताइएगा जरूर, अपनी राय रखिएगा दोस्तों कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अरविंद केजरीवाल का ऐलान, कहा हम अध्यादेश को खारिज कराकर ही दम लेंगे। पहला पीएम ऐसा देखा जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर फिर कल अरविंद केजरीवाल ने बड़ा कटाक्ष किया है। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले दिल्ली पर वार हुआ और अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह के अध्यादेश लाए जाएंगे। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी की महारैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अध्यादेश कहता है कि दिल्ली में प्रजातंत्र नहीं होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि 12 साल पहले इसी मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी थी। अब वो एक बार फिर तानाशाह सरकार को खत्म करने के लिए इस मैदान पर इकट्ठा हुए हैं। आज तानाशाही के खिलाफ लड़ाई शुरू कर रहे हैं और जीतेंगे भी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के हक में फैसला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मानते हैं? चुनी हुई सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। आज संविधान को बचाने के लिए आंदोलन शुरू हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्ती कमेंट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, दोस्तों ऐसे में आप लोग का जवाब देना चाहेंगे। और जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पहला पीएम ऐसा देखा है जो सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानता, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात पर एम्फसाइज करके अरविंद केजरीवाल लोगों के मन में पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं, तो अपनी राय अवश्य रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां
जहां इतना ही नहीं, आम आदमी की महारैली में कपिल सिब्बल का भी बड़ा बयान, कहा विपक्षी दलों को खत्म करना चाहते हैं पीएम मोदी। इस रैली में राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल भी पहुंचे हुए। उन्होंने अपने संबोधन में पीएम मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को खत्म करने में लगे हुए हैं। सिब्बल ने आगे कहा कि अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो वह विपक्ष का खात्मा कर देंगे। दोस्तों, जिस पर आपको बता दें, केजरीवाल ने सिब्बल को बताया ईमानदार, तो इन्हीं पर जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि कल इसी को बता रहे थे भ्रष्ट। जी हां, बीजेपी ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसी ने दिया है तो वह है दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने। रैली में केजरीवाल को लोकपाल बिल के बारे में भी बात करना चाहिए। ये पार्टी आम आदमी की नहीं, खास पार्टी है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी की महारैली पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम ने 1 लाख भीड़ का दावा किया था, लेकिन टेंट वाले कह रहे हैं कि 10,000 कुर्सी का ऑर्डर मिला है। केजरीवाल कपिल सिब्बल को ईमानदार बोल रहे हैं, जबकि पहले केजरीवाल इन्हें ही भ्रष्ट बोला करते थे। बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कभी वो इसी रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे, आज उसी मैदान से केजरीवाल भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां बागेश्वर बाबा को मिली नई चुनौती। साउथ में कांग्रेस ने जहां बजरंग दल को बैन करने का किया था ऐलान, वहीं करेंगे हनुमंत कथा। बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर चुनौती मिलने लगी है। बाबा अब साउथ का रुख करने वाले हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनके भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि बाबा को चुनौती देने के लिए अब नए लोग सामने आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के दक्षिण प्रवेश से पहले हलचलें शुरू हो गई हैं। बागेश्वर बाबा कर्नाटक में हनुमंत कथा करने वाले हैं। कर्नाटक जहां मौजूदा कांग्रेस सरकार बजरंग दल को बैन करने का ऐलान अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कर चुकी है, उसी बेंगलुरु में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हनुमंत भक्ति की अलग जगाने वाले हैं और वही प्रण फिर से दोहराने वाले हैं जो उन्होंने 24 घंटे पहले मंदसौर में दोहराया है। वहीं बेंगलुरु में बाबा की कथा से पहले ही उनको चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि साउथ में भी बागेश्वर बाबा सक्सेस होंगे तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, 14वीं किस्त से पहले कर ले ये काम वरना हो जाएगा भारी नुकसान। सरकार का बड़ा अलर्ट। जहां केंद्र सरकार देश के हर वर्ग के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है। किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मोदी सरकार हर साल किसानों के खाते में कुल 6,000 रुपए 3 किस्तों में ट्रांसफर करती है। अब तक कुल 13 किस्त का लाभ किसानों को मिल चुका है और जल्द ही इस योजना की 14वीं किस्त सरकार जारी कर सकती है। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो जान लें कि 14वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों को अलर्ट जारी किया है। 14वीं किस्त से पहले किसानों को किया गया अलर्ट कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सरकार ने सभी किसानों को आधार सीडिंग कराने को कहा है। इस अलर्ट को जारी करने के पीछे ये कारण है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। बिना इसके किसानों के खाते में अगली किस्त के पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। जी हाँ, बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।